तो आपको चाहता है चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप वर्मा जी, नेता बीजेपी। स्वागत है संदीप जी आपका हमारे साथ। अभिषेक जी, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वागत है अभिषेक जी आपका। दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता सुभाषपा के, स्वागत है दयाराम जी आपका। और निरंजन पोद्वार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, स्वागत है निरंजन जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत। निरंजन जी, मेरी आवाज सर मिल रही है आपको? जी मेरे को आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से सर आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। सवाल सर आपसे यही है कि आज देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 10वीं लिस्ट जारी की और जिसमें ये देखा गया कि काफी जो सीनियर लीडर्स थे उनके टिकट कटे हैं। चाहे वो किरण खैर की बात की जाए, उनका टिकट काटा गया। रीता बहुगुणा जो शिव प्रयागराज से टिकट कटा है, नीरज जी को मैदान में वहां पर उतारा गया है। ये टिकट काटना बीजेपी ने किस प्रकार से क्वेश्चन में उठाई, जिसमें 2 ठाकुर हैं, भूमि महाराज भी हैं, कुर्मी भी हैं, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी हैं, सारे कास्ट को बनाया जिससे एक इक्वेशंस बनी रहे, समीकरण बैलेंस बने रहे। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अखिलेश यादव ने आज घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने मनरेगा को लेकर बात की, उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात की, युवाओं को लैपटॉप देने की बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने की जनगणना 2025 तक की। इसके क्या मायने लगाए जाए, आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सुनील जी, दोनों बिंदुओं में मैं बात करूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने वरिष्ठ और अपने वयोवृद्ध नेताओं की टिकटें काटी हैं। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगातार राजनीति के अंदर नए नए प्रयोग कर रही है या यूं कहीं कि राजनीति का डिस्कोर्स बदलने में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले अगर विगत 1-1.5 वर्ष का हम जब अगर कालखंड देखते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति में एक ठेकेदारी प्रथा उत्पन्न हो गई थी। ठेकेदारी प्रथा कहने का तात्पर्य ये था कि एक एक क्षेत्र के अंदर एक एक राज परिवार समझ लीजिए पल गए थे और वहां की जो राजनीति है उन्हीं राज परिवारों के इर्द गिर्द घुमा करती थी। तो आज कहीं ना कहीं उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके और भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझ लीजिए, राजनीति का नया डिस्कोर्स चढ़ रही है कि कोई भी जो व्यक्ति पार्टी के लिए परिश्रम करता है, जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, जो व्यक्ति उस चीज को डिजर्व करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेके आ रही है। भले ही वो उसकी जगह पे कितना ही बड़ा शख्सियत हो, उसकी अगर टिकट काटनी पड़ती है या उसको पीछे धकेलना पड़ता है तो एक मिनट के लिए भी संकोच नहीं करती है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि जैसे अभी 3-5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और वहां यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को पीछे करके और वहां पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी को पीछे करके और उनको लोकसभा लड़ाने का निर्णय किया और वहां पे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और राजस्थान के अंदर जो वसुंधरा राजे, ये मानना जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की दावेदार तो वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन उनको भी पीछे धकेल करके और एक साधारण कार्यकर्ता यानी कि भंवरलाल शर्मा जी को वहां पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया। और आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा के अंदर भी जिस तरीके से नायब सैनी को करके, यानी कि सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि पार्टी को जब जिस चीज के ऊपर लगता है कि यहाँ पे इसको पीछे करना है और इसको पारितोषिक देना है, तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक डिस्कोर्स को बदल रही है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अब और उच्च स्थान पर ले जाने वाली चीज है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से हमारी भी बात होती है, सबके अंदर एक अलग से ऊर्जा है। सबको ये मतलब ये महसूस होने लग गया कि भाई हम अगर पार्टी के लिए परिश्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे और हम अगर काम करेंगे बेहतर से, पार्टी की नजर हमारे ऊपर किसी भी समय हमारे ऊपर उनकी दृष्टिगोचर हो सकती है पार्टी की शीर्ष नेताओं की। तो कहने का तात्पर्य ये, और मेरा मानना यह है कि ये तमाम राजनीतिक दलों में होना चाहिए। और इसका उदाहरण अगर कहें तो इधर जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने भी दिया है कि राजकुमार सांगवान उनके बहुत अदब कार्यकर्ता थे, जिनको उन्होंने जो उनकी पारिवारिक सीट थी, यानी जो पारंपरिक सीट, चौधरी परिवार की परंपरागत सीट थी, वहां पे राजकुमार सांगवान जी को उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। ठीक है, आपकी सलाह ठीक है। निरंजन जी, प्रकाश राज कर रहे हैं। निरंजन जी, लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है और ऐसे में पार्टियों की तलखी तो स्वाभाविक तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि पार्टियां अपने चुनाव जीतने के लिए नाना प्रकार की बातें बना रही हैं। सवाल मेरा सर आपसे है कि समाजवादी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया जनता को लुभाने को लेकर,
जनता पर कितना असर डालेगा, भाई बीजेपी उस घोषणा पत्र को सीरियसली नहीं ले रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का विकास करना होता, उत्तर प्रदेश की जनता की, आवाम की अगर चिंता होती, तो अपने टेन्योर में वो सारे काम करते जिससे जनता के विकास की रफ्तार को तेज किया जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने वो सारे काम किए जिससे जनता हमारे कामों को लेकर इस बार हमको सत्ता में ला रही है। देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मेरी मत भिन्नता ये है कि आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है दिल्ली का, ये चुनाव हो रहा है पूरे भारत के लिए। लेकिन सर समाजवादी पार्टी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जिस हिसाब से काम किया उस आधार पर अपना वोट मांगेगी ना सर। नहीं, वोट तो मांगेगी। अब जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ, सर एक सेकेंड, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कई चुनावी सभाओं में ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने अपनी सरकार के टाइम पर ये हाईवे बनवाया, ये फ्लाईओवर बनवाया, तो अपने उत्तर प्रदेश के काम को गिनाते हैं सर। देखिए, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, तो वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहली बात वो सरकार में उत्तर प्रदेश में भी है और वो सरकार में केंद्र में भी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी अगर हम घोषणा पत्र की बात करें सुनील, तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, चुनाव दिल्ली के लिए है या यूं कहें भारत के लिए। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी जो 55-58 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, अगर हम इनका 100% भी अगर इनका हम सक्सेस रेशियो मान लें, तो 55 सीटों, 55 लोकसभा सांसदों के अंदर, केंद्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है। यानी कि सीधी बात आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हारती है और कोई विपक्ष की सरकार केंद्र में आती है, तो उसके अंदर सत्ताधारी दल के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस तो हो सकती है, गठबंधन तो कर सकती है, लेकिन वो पार्टी के वो इंजन नहीं हो सकता सरकार का। और जो घोषणा पत्र उसका माना जाएगा जो सरकार का इंजन हो। यानी कि सीधी सी बात आप ये समझिए, उसके साथ समाजवादी पार्टी जैसे उनके साथ 25-26 अलायंस और होंगे, तो उनका एक जिसको कहेंगे कॉमन मिनिमम, उसके बाद में कहेंगे हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और केंद्र की सरकार के अंदर हमने लागू किया। तो जब उस टाइम केंद्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना ही है, तो मेरे हिसाब से इस घोषणा पत्र की उस समय कोई ज्यादा मूल्य रह नहीं जाता है, क्योंकि जितनी योजना इन्होंने लागू की है ये उत्तर प्रदेश के लिए है। और कोई भी सरकार केंद्र में बनेगी वो ऐसा नहीं कर सकती, वो केंद्रीय कानून बनाएगी, चाहे वो तमाम राज्यों के अंदर इक्वल कानून लागू होंगे। इसके अंदर जो भी योजना लागू होगी, लैपटॉप देना है तो मेरे हिसाब से पूरे भारत में वो केंद्र सरकार की, अगर सरकार केंद्र सरकार अगर उसकी योजना लागू करेगी तो पूरे भारत के लिए लागू कर सकती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, आज इस तरीके से चुनावी डिस्कोर्स नजर आ रहा है, अभिषेक जी इस चीज के अंदर बोलने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकटों की घोषणा करी और उसके बाद में तमाम टिकटों के ऊपर फेरबदल भी हो रहा है कई टिकटों के ऊपर, तो अभी तक भी इस चीज का कंफ्यूजन चल रहा है कि वो वास्तविक प्रत्याशी कौन है, क्योंकि दोनों के दोनों प्रत्याशी, तीनों की दोनों प्रत्याशी अपने आप को समाजवादी पार्टी का ऑथोराइज प्रत्याशी बता रहे हैं। और आज इस तरीके से देखिए, अब राजनीति बदल चुकी है, लेकिन आज की तारीख में अगर विपक्ष की बात करें, विशेषकर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो इनकी कहानी वो है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आज अगर इनको, अगर मुख्तार अंसारी के अंदर अगर इनको जननायक नजर आता है, अगर इनको अतीक अहमद के अंदर जननायक नजर आता है, तो इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जनता अब इन चीजों को नहीं स्वीकार करती। लेकिन आज पता नहीं कौन सी मजबूरी है या ऐसी क्या चीज है कि ये अपनी उस पुरानी वाली ट्रैक को छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में जैसे अभी यहाँ पे चर्चाएं चल रही थी, देखिए आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में सुनील जी गैजेट है, चाहे वो गाँव के अंदर बहुत बदलाव है, बिल्कुल व्यक्ति हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सही बात कही आपने। निरंजन जी, फाइनल कमेंट आपने सुना होगा सभी प्रवक्ताओं को। सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि चुनाव चल रहा है और 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं और बहुत उठापटक देखी जा रही है, उम्मीदवार बदले भी जा रहे हैं, पल पल देखा जा रहा है कि एक उम्मीदवार पहुंचता है, दूसरा भी पहुंच जाता है, अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है। आखिरकार जनता किस पर विश्वास करेगी, आपके मायने क्या, और इसे किस प्रकार से देखा जाए सर? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख के अंदर राशन और भाषण हर आदमी, हर नेता देता है, लेकिन जनता जिसके ऊपर भरोसा करती है, जनता उसी चीज को
उसी को वोट करती है। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का चुनाव लगभग आप ये समझ लीजिए उसकी परिणति समझ में आ गई। केवल मेरे हिसाब से गिनती बाकी बच रही है और वो 4 जून को गिनती होनी है। लेकिन आज भी केवल टीवी पे और ट्विटर पे बैठ करके अगर कोई सोचे कि मैं यहाँ का चुनाव जीत लूं और मैं यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ सरकार बना लूं, वो अब संभव नहीं है। अब आपको जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, सब जनता की समस्याओं के साथ बात करनी पड़ेगी, और जनता के मन में विश्वास जगाना पड़ेगा। केवल आप ये सोचें कि एक वर्ग या किसी भी प्रकार की कोई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका, अभिषेक जी आपका, दयाराम जी आपका, निरंजन जी आपका।